नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। आपने गाय के गोबर के बारे में बहुत सुना होगा। गाय का गोबर भी देखा होगा और सामान्यतः गाय के गोबर का उपयोग हम खाद के रूप में अपने खेतों में करते हैं, अपने गमले में करते हैं, अपनी फसलों में करते हैं। और गाय के गोबर का नित्य हमारे साथ संपर्क होता है। हमारा उसके साथ में आमना-सामना होता है। लेकिन गाय की जो गोबर की जो विशिष्ट गुणवत्ता है उसके बारे में हम बहुत कम समझते हैं। शायद आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन एक चीज़ अवश्य आपने अनुभव की होगी, लेकिन फिर भी आप में से कुछ मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने इस बात को अवश्य गौर किया होगा कि जब गाय गोबर करती है तो गोबर के ऊपर एक पारदर्शक झिल्ली होती है। वो किसी दूसरे पशु के गोबर के ऊपर नहीं होती, मात्र जो देसी गाय है उसी के गोबर पर एक पारदर्शक झिल्ली होती है। उस झिल्ली की विशिष्टता है, वो झिल्ली बनती है उसके रूमन से, क्योंकि रूमन में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं गाय के, जो ऐसी झिल्ली के निर्माण में मदद करते हैं। और वही जीवाणु का समूह, वही रूमन की जो जीवाणु प्रक्रिया है, गाय के गोबर को पूरी तरह से पचाने में मदद करते हैं। लेकिन ये झिल्ली तब बनती है जब गाय का गोबर पूरी तरह शुद्ध हो। यदि वो शुद्धता नहीं है, यदि पूरी तरह से पचा नहीं है, या उसमें कुछ दूषित करने वाले पदार्थ मिल गए हैं, कुछ विषाक्त तत्व उसमें विद्यमान है, या उसने जो आहार लिया है वो आहार पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है, तो ये झिल्ली गायब हो जाती है। और आजकल ऐसा देखने में आया है कि अधिकांश गाय, उनके गोबर के ऊपर वो झिल्ली विद्यमान नहीं रहती। इस झिल्ली की विशिष्टता है, उस गोबर की विशिष्टता है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। मैं झिल्ली तक अपने विषय को अभी सीमित रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो झिल्ली है, गोबर की झिल्ली मात्र देसी गाय के ऊपर ही होती है। और इससे पता चलता है कि देसी गाय की क्या जो गोबर की शुद्धता है। यदि उसमें अशुद्ध है तो निश्चित रूप से उस गोबर के सड़ने से बदबू भी आएगी, उसमें कीड़े ही पड़ेंगे। लेकिन जिस गाय के ऊपर ये पारदर्शक झिल्ली है, उसमें कभी ना बदबू आती है, ना वो सड़न पैदा करती है। उसकी हमेशा विशेषता बनी रहती है, उसकी शुद्धता का अभाव हमेशा बना रहता है। और ये गोबर बहुत तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गोबर का प्रयोग हम औषधि के रूप में कर सकते हैं। और औषधि की यदि बात की जाए तो हजारों तरह के औषधीय गुण गोबर के अंदर रहते हैं। गोबर के अंदर औषधि गुण ही नहीं, हमारी मिट्टी को, हमारे खेत को पुनः उर्वरकता देने की क्षमता भी बहुत रहती है। और इस विषय को लेकर आज बहुत सारे गहन अध्ययन अनुसंधान हुए हैं। पता चला है अध्ययनों से कि गाय के गोबर में सैकड़ों प्रकार के जीवाणु कुल रहते हैं। कई तरह के जीवाणुओं के जो फैमिलियां हैं उसमें पाई जाती हैं, और ये अद्भुत जीवाणु हैं। वो अद्भुत जीवाणु इसलिए हैं, यदि इनका सही तरह से प्रयोग किया जाए तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विविधता बढ़ रही है, जो क्लाइमेटिक प्रभाव का कारण बनती जा रही है, या जो जो वातावरण में प्रदूषकता बढ़ती जा रही है, उसको नियंत्रण करने में गाय का वो शुद्ध गोबर काफी हद तक हमारी मदद कर सकता है। क्योंकि उस गोबर के अंदर जो जीवाणु हैं, जब हमारी मिट्टी में पहुंचते हैं तो अपने विशिष्टता के कारण, अपनी विशिष्ट क्रियाशीलता के कारण मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। मिट्टी की उपजाऊपन को ही नहीं बढ़ाते हैं, मिट्टी में जो प्राकृतिक जो लाभकारी जीवाणु रहते हैं, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं, जो वातावरण से काफी मात्रा में नाइट्रोजन सोखने का कार्य करते हैं, सल्फर को सोखने का कार्य करते हैं, और फास्फोरस तक को सोख कर हमारी फसलों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे क्लाइमेटिक जो परेशानी है काफी हद तक दूर की जा सकती है। क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे ऐसे जीवाणु हैं, जब मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो पहले से ही बहुत सारे जीवाणु विद्यमान रहते हैं। यद्यपि जब से हमने अपने खेतों में, अपनी फसलों में रासायनिक खादों का उपयोग शुरू किया है, तब से उन जीवाणु की सक्रियता निरंतर घटती चली गई है। और इसलिए कहते हैं बहुत सारे शोधकर्ता, बहुत सारे जो जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले मित्र हैं, उनका आकलन है, उनका मानना है कि सामान्यतः हमारी मिट्टी में यदि वो सही है तो 1 ग्राम मिट्टी के अंदर करीब 2 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ के आसपास जीवाणु विद्यमान होने चाहिए। लेकिन आज ज्यादातर भूमि में 20-25 करोड़ के आसपास जीवाणु देखने में आ रहे हैं। और कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ जीवाणु की संख्या उससे भी नीचे घट गई है। जीवाणु का इन
जो लाभकारी सूक्ष्म जीव है, इनका संबंध, इनकी जो उपलब्धता को हम ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में संलग्न करते हैं। ये ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है। आज से 300-400 साल पहले जब हम रासायनिक खेती से, प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त थे, तो हमारी पृथ्वी में 15% तक ऑर्गेनिक कार्बन होता था। और यदि ऑर्गेनिक कार्बन आपकी मिट्टी में है तो ना आपको किसी खाद की जरूरत पड़ती है, ना किसी पानी की जरूरत पड़ती है। ओस आपकी फसलों के लिए सिंचाई का काम कर देती है, और इस बात को अब आधुनिक शोधकर्ता मानने लगे हैं। लेकिन जब से हमने अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, या फिर बिल्डिंग बनाने में सीमेंट आदि का प्रयोग शुरू कर दिया, हमने अपने खेतों में मिट्टी की जगह पत्थर बिछाना शुरू कर दिया, दवाइयाँ छिड़कना शुरू कर दिया, तब से ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से बदलने चली गई है। अब हमारी मिट्टी में, उपजाऊ भूमि में जो लाभकारी जीवाणु हैं, उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है, और उसी की दर के हिसाब से ऑर्गेनिक कार्बन घट रहा है। इसलिए खेतों को न केवल बार-बार सिंचाई की आवश्यकता रहती है, बल्कि हमारी फसलों को पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए ज़्यादा मात्रा में खादों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अब हमारी फसलों की जो जड़ें हैं, वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती। इसलिए उनकी पोषक पोषक ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो मात्र उथली भूमि तक सीमित रह गई है। इसलिए हमें बार-बार अपने फसलों में, अपने पौधों में खाद का उपयोग करना पड़ता है। तो खाद का उपयोग करते हैं तो हफ्ता 10 दिन तो आपकी फसल एकाएक तीव्रता से बढ़ जाती है, लेकिन फिर उसकी गति धीमी पड़ जाती है, स्थिर हो जाती है, और उसी पीरियड में आपको अपनी फसल के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता रहती है। यदि आप सिंचाई नहीं करेंगे तो वही खाद आपकी फसलों पर प्रतिकूल असर डालती है, उन्हें सड़ाना शुरू कर देती है, उन्हें सुखाना शुरू कर देती है, उनकी जो उत्पादकता है, उनकी जो ग्रोथ है, उसको रोक देती है। लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन से, प्राकृतिक कार्बन से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और उस प्राकृतिक कार्बन को आज फिर से पुनर्स्थापित करने में गाय का गोबर काफी हद तक मदद कर सकता है। तो गाय के गोबर की बहुत सी उपयोगिता है। गाय के गोबर के माध्यम से आप दूध बेचने की जगह यदि गाय के गोबर का सदुपयोग करना शुरू करते हैं, गाय के गोबर से कुछ विशेष चीजें बनाना शुरू कर दे, इसके संबंध में आप यदि कोई जानकारी चाहते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप एक छोटा रोजगार भी, बड़ा रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन छोटा रोजगार तो निश्चित रूप से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर का हम सदियों से खाद के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। हमारे अंदर प्रचलन था खेत में पशु बैठाने का। हम तो विशेष आग्रह करके जो गाय, भैंस, गाय और जो दूसरे पशु रखने वाले जो हमारे ग्वाला थे, हमारे गडरिये थे, हमारे जो रेवाड़ी थे, उनको विशेष आमंत्रित करके उनको, उनके पशुओं के साथ हम अपने खेतों में बैठाते थे, ताकि उनकी गाय, उनके बैल हमारे खेतों में बैठे और वहीं गोबर का त्याग करें, मूत्र का त्याग करें, ताकि हमारे खेतों को गोबर मिल सके, गौमूत्र मिल सके, और उससे उनकी जो उपयोगिता है, उनकी उर्वरता है, पुनर्स्थापित हो सके। लेकिन अब हमने इस प्रक्रिया को थोड़ा भुला दिया है, विसर्जित कर दिया है, और अब इसीलिए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी समस्याओं के लिए आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। आप गोबर के सदुपयोग से समस्या का निराकरण कर सकते हैं, और यदि आप किसान हैं तो आप मिट्टी की उर्वरता को बहाल कर सकते हैं, मिट्टी के प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं, और जो हमारे संसार में जो क्लाइमेटिक चेंज की समस्या खड़ी हो रही है, उसके कारण अकारण बारिश होने लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ती है, बिजली कड़कने लगी है, तूफान आने लगे हैं, वो सारी समस्याएं एक के बाद खड़ी होने लगी हैं। इन सब को हम गाय के माध्यम से काफी हद तक शांत कर सकते हैं, इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। और निराकरण के लिए हमारे पास गाय है, गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, इनके, इन सब के सदुपयोग से हम इस जटिल समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और इस पर आधुनिक शोधकर्ता भी बहुत गहनता से शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और केवल भारत में शायद इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी हो, लेकिन विदेशों में आप जर्मन देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए, नीदरलैंड देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर देश में, यहाँ तक कि रशिया और जापान जैसे देशों में, वहां भी गाय के इन प्रोडक्टों को लेकर, गाय के ऊपर बहुत गहन अध्ययन अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, और उन्हें संसार के सामने एक नई आशा की किरण को रखा है। आपको
मेरे विषय रुचिकर लगते हो, आप मेरे से जुड़ा रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके मन में कोई समस्या है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो संबंधी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी के लिए निसंकोच मुझसे संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों।